नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में आप पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक आपको मैप दिख रहा होगा। मैप में ये दक्षिण भारत का मैप, ठीक है। तो आप देखिए कि पल्लव वंश कहाँ पे स्थित था। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पल्लव वंश, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु में, आपका वर्तमान तमिलनाडु में स्थित था, ठीक है। इसकी राजधानी जो है थी कांचीपुरम, ठीक। अब आ जाइए, देखिए पहले राजा से सिंह विष्णु ये संस्थापक माने जाते हैं। इनका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। और इन जो है देखिए सिंह विष्णु के शासनकाल में ही शक्तिशाली एवं महान पल्लव परंपरा की प्रारंभ होती है, ठीक है। जैसा कि और इनके पिता जो थे सिंह वर्मा द्वितीय, इनका शासनकाल 550 से 575 में ईस्वी में इनके पिता का शासनकाल था। देखिए दोस्तों, इसके पहले के जो सिंह वर्मा द्वितीय थे, है ना, इनके पहले के जो राजा थे तो वो मतलब एक साधारण राजा थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है परीक्षा की दृष्टि से उनका कोई खास महत्व है नहीं, तो ठीक है। तो ये जो सिंह वर्मा थे, इन्हीं के शासनकाल से जो है पल्लव वंश का उत्कर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है आपको प्रारंभ कर रहे हैं पल्लव वंश को, है ना। तो देखिए अब सिंह वर्मा के पुत्र जो थे सिंह विष्णु, ये संस्थापक, है ना। संस्थापक क्यों माने जाते हैं, आपने समझा कि इनकी जो सिंह विष्णु थे, इनसे ही एक महान पल्लव राज्य की जो है स्थापना होती है। और इन्होंने कई युद्ध जो है जीते और एक महान राज्य की जो है निर्माण किया। तो इसीलिए इन्हें जो है संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इनकी अब सिंह विष्णु की उपाधि क्या क्या थी उसे आप देखें। देखिए अवनी सिंह, ठीक है, ये इनकी उपाधि थी। और अब देखिए इन्होंने युद्ध में किन किन राज्यों को पराजित किया था। देखिए चोल को, चेर को, पांड्य को, मलय को, मालवा, ठीक, कल्प्रह और सिंघल के राजाओं को, इतने राजाओं को इन्होंने सिंह विष्णु ने पराजित किया था। देखिए आगे इनकी राजधानी क्या थी, कांची थी। यहाँ पे आपने देखा ना मैप में, ये आपको कांचीपुरम दिखाई दे रहा होगा, कांची, ठीक। मैप से आपको आसानी होगी, कुछ क्वेश्चन आपको मैप के द्वारा भी पूछे जाते हैं। तो और मैप आप ध्यान रखेंगे तो आपको भाई दिमाग में अच्छे से बैठा रहेगा कि कौन सा मतलब वंश कहाँ पे स्थापित था, है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए राष्ट्रकूट, पूर्वी चालुक्य, है ना, पांड्य राज्य, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इनसे आपको अच्छा आइडिया हो जाता होगा कि कौन से राज्य कहाँ थे, तो याद करने में आपको आसानी होती है। तो जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो एक बार मैप के द्वारा जो है उसको आप देख लिया करें, तो आपको काफ़ी दिनों तक आपकी याददाश्त में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए आगे किरातार्जुनियम के लेखक भारवी इसके दरबार में थे, ठीक। मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। मामल्लपुरम के में जो है आदि वराह मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक। और देखें, अच्छा यहाँ इस मंदिर में इनकी और रानियों की जो है मूर्ति बनी हुई थी, है ना, ये प्राप्त हुई है। आगे देखें, अब सेकेंड राजा आइए, महेंद्र वर्मन प्रथम के जो है, इनका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक है, ठीक। इनकी उपाधि क्या है, ध्यान दें, विचित्रचित, मतविलास, गुणभर, चैत्याकारी, शत्रुमल, ललितांकुर, अवनी भाजन, संकीर्ण जाति, मतविलास, प्रसन्न की रचना, ठीक है। आपने देखा इनकी उपाधि क्या क्या है, विचित्रचित, मतविलास
गुड़भर, चैत्यकारी, शत्रुमल, ललितापुर, अवनी भाजन, ठीक, और संकीर्ण जाति, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, और इनकी जो रचना है मत विलास प्रहसन की इन्होंने रचना की है। आगे देखें, शुरू में ये जैन मतावलंबी थे, ठीक है, बाद में तमिल संत अपार के प्रभाव में शैव बन गए थे। अगले राजा को देखिए आप, नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका शासनकाल का समय है 630 से 668 ईस्वी तक। ठीक, इनकी उपाधि क्या क्या थी, देखिए, मामल, महामल, ठीक है, वतापी कोंड, ठीक है, ये इनकी उपाधि थी। पुलकेशिन द्वितीय को जो है हरा करके वतापी को जीता था, इसीलिए इन्होंने वतापी कोंड को धारण किया था। ठीक, आगे देखें, 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेन सांग कांची आया था, इन्हीं के शासनकाल में। इसने महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसने निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण, सजावट नहीं मिलता है। ठीक, नरसिंह वर्मन क्लियर हो गए। आगे देखिए, अगले राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय। इनका शासनकाल क्या है, 668 से 70। इनका बहुत छोटा काल है, मात्र 2 साल का है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय शासक बना। ठीक है, और अगर जैसे इन राजाओं को तो मैंने एक शार्ट में आपको बता दिया है, अगर कुछ आपको इन राजाओं में से किसी राजाओं के बारे में डीप से जानकारी चाहिए और जानकारी चाहिए, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो उस पर जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले राजा को आप देखिए, परमेश्वर वर्मन प्रथम। इनका शासनकाल है 670 से 695 ईस्वी। ठीक है, इनकी उपाधि क्या है, देखिए, विद्या विनीत, पल्लव महेश्वर। ठीक है, इनकी उपाधियां हैं। इसके समय में मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण हुआ था। अगले राजा देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा, नरसिंह वर्मन या वर्मा एक ही चीज है, ध्यान दीजिए, कहीं पे नरसिंह वर्मा लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मा, किसी किसी किताबों में नरसिंह वर्मा लिखा है ना, तो वो एक ही हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, नरसिंह वर्मा द्वितीय का शासनकाल 695 से 720 ईस्वी है। इनकी उपाधि क्या है, राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त। ठीक, कांची का कैलाश मंदिर, ठीक है, जिसका राज सिद्धेश्वर मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर कहा जाता है, वह ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर और मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिर इसी के ही शासनकाल में बनाए गए हैं, है ना। आगे देखिए, घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 720 जो है इन्हीं के शासनकाल में हुई है। घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना इन्हीं नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुई है। 720 ईस्वी में एक दूत मंडल चीन भेजा गया नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में। आगे देखिए, अगले राजा को परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इनका शासनकाल लगभग 720 से 730 माना जाता है। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय राज्य का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, इसका पुत्र ये था। आगे देखें, अगले राजा नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 795 ईस्वी। ठीक है, ये देखिए, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार के समकालीन। ठीक है, तिरुमंगलई अलवार जो है नंदी वर्मन द्वितीय के समय के थे, उसके शासन समकालीन थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इसके दरबार में रहते थे, ठीक है, ये डबल हो गया है। ठीक है, दंडी जो है इसके दरबार में रहते थे। आगे देखें,
दंतीवर्म अगला राजा 796 से 847 ईस्वी लगभग। ठीक है, नंदीवर्मन द्वितीय के बाद उसकी रानी रेवा से उत्पन्न पुत्र दंतीवर्मन कांची के सिंहासन पर बैठा। ठीक, अगले राजा को देखिए, नंदीवर्मन तृतीय। यह जो है शैव मतावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था। तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरू देवनार इसके दरबार में निवास करते थे। अगले राजा को देखिए आप, नृपतुंग। ठीक है, नंदीवर्मन तृतीय का उत्तराधिकारी। ठीक, भाई अपराजित ने नृपतुंग को उसके शासनकाल के 26वें वर्ष में अपदस्थ कर दिया था। ठीक है, चोलों ने जो है आक्रमण किया था, उसको हराया था, और उसी समय जो है अपराजित ने 26वें वर्ष में, नृपतुंग के 26वां का जो वर्ष था, उसी समय जो है इसने कब्जा कर लेता है शासन पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला राजा होता है अपराजित। ठीक है, 880 से 903 के लगभग इसका शासनकाल है। ठीक है, यह जो है देखिए पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद इस जो है पल्लव वंश की सत्ता का अवसान हो जाता है। ठीक, अब देखिए अंतिम दो राजाओं को देख लीजिए। देखिए नंदीवर्मन चतुर्थ और कंपवर्मन। अपराजित के बाद इस वंश के दो राजाओं नंदीवर्मन चतुर्थ और कंपवर्मन के नाम प्राप्त होते हैं। दो राजाओं के नाम हमें उसके बाद प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। वे अपने सीमित राज्य क्षेत्र को चोलों से बचाने का प्रयास करते रहे। ठीक है, किंतु अंततः चोलों ने संपूर्ण पल्लव क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार पल्लवों की राजसत्ता का अंत हो गया। ठीक है, यह आपका क्लियर हो गया। कुछ छोटे से जब पल्लव वंश ये अपराजित तक बड़े राज पे थे, कुछ बचा हुआ था, अंत में आते आते नंदीवर्मन चतुर्थ कंपवर्मन समय बहुत छोटा सा राज्य रह गया था। उसके बाद फिर जो है इन दोनों के साथ ही पूरा जो है राजसत्ता पल्लव वंश का विनाश हो जाता है और चोल जो है देखिए चोलों ने संपूर्ण पल्लव क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। ठीक, इसी के साथ जो है आपका पल्लव वंश का जो है सत्ता समाप्त हो जाती है। तो बस दोस्तों आज पल्लव वंश को इतना ही करते हैं। कुछ आपके कमेंट होंगे तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।